हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सर्टेन एमसीक्यूज क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। अगर आप मेरे साथ कॉन्टिन्यूटी बनाकर चल रहे हैं तो ऑलरेडी हम यूनिट 4 तक अपने सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर चुके हैं जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं। राइट नाउ वी आर ऑन यूनिट 5 एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर टॉपिक रिसर्च एंड रिसर्च डिज़ाइन सैम्पलिंग। सो जो आपका ये वाला पार्ट है इसको अब हम इस सेशन के थ्रू कवर करेंगे। ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं एंड इफ़ यू हैव नॉट वॉच प्रीवियस सेशंस तो उसके लिए बेटर है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को अभी ज्वाइन किया है, या फिर अगर अभी आप नए हैं चैनल को अभी आपने देखा है, क्योंकि हम लेटेस्ट वीडियोस लाते रहते हैं और आपका अपडेटेड सिलेबस रहे यूजीसी नेट के लिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको टाइम टू टाइम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी वीडियोस मिलती रहें। Right now we are on this 24th question of your practice MCQs questions. Let's begin. And before that last session का लिंक आपको टॉप पर दिया गया है ताकि आप एक बार ब्रीफ हिस्ट्री ले लीजिए क्या हम कर रहे थे। So the very first question for today is what practical steps can you take before you actually start your research? क्या क्या आपको ऐसे स्टेप लेने चाहिए जब आप रिसर्च के मोड में जा रहे हैं और रिसर्च को कंडक्ट करने वाले हैं। तो फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट योर इंस्टीट्यूशंस रिक्वायरमेंट्स आर फॉर अ डिजर्शन। यस, make sure you're familiar with the hardware and software you plan to use, apply for clearance of your project through an ethics committee, all of the above. So option D is correct. We should go with this all of the above. All the things are mandatory if you want to start your research. Next, a reasoning where we start with certain particular statements and conclude with universal statement. जब आप एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हो और लास्ट में एक आप ऐसी स्टेटमेंट पे आते हो जो यूनिवर्सली अप्लाई हो सकती है, दैट मीन्स इट्स द प्रोसीजर कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग, अगर आप यूनिवर्सल से स्टार्ट होकर पर्टिकुलर पे आते हो दैट इज डिडक्टिव वन। सो हेयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स? हम इनमें से किन वेरिएबल्स को क्वांटिटेटिवली शो नहीं कर सकते हैं? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल एटीट्यूड। सो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो होता है इसको आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में या वेरिएबल्स में शो नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इज योर आंसर। द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्चर आर, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं एक रिसर्चर की? स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी करना, यस। रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन, सिस्टमैटिक नॉलेज, all of the above. We will go with again option D, all of the above are correct. Next, in the process of conducting research, formulation of hypothesis जो आप करते हो is followed by, ये कौन से process के बाद आता है? This formulation of hypothesis, statement of objectives के बाद analysis of data, selection of research tools, collection of data. It's option C, selection of research tools. इनको करने के बाद हम क्या बनाते हैं? एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं जिस पर हमें वर्क करना है। नेक्स्ट, अ रिसर्च पेपर इज अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। जो आपका रिसर्च पेपर होता है वो आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा दोनों को रेफर करता है। देन व्हाट इज बिब्लियोमेट्रिक्स? जो आपका पूरा एक रिपोर्ट रेडी होती है, जब आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट लिखते हो तो उसमें आप एक बिब्लियोमेट्रिक्स बनाते हो। बिब्लियोमेट्रिक्स क्या शो करता है? इट इज़ अबाउट द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल। ओके, देन वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन रिसर्च हैज़ लेड टू। जब से कंप्यूटर्स आए हैं तो उन्होंने रिसर्च में कैसे हेल्प करी है? They have helped tremendous amount of flexibility with marginal increase in cost. Right? Option B. Then the research carried out to expand the knowledge of a particular field. एक field की knowledge को और बढ़ाना is simple basic research. It is your basic research. We will go with option D. Then the transformation of raw data into a form that will make them easy to understand and interpret, rearranging and manipulating data to generate information is called. क्वेश्चन को दोबारा से रीड कीजिए।
एक ऐसे डाटा को आप जब ट्रांसफॉर्म करते हो इस वे में ताकि जो उसको रीड कर रहा है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, इंटरप्रेट कर सके और उस डाटा को आगे फर्दर मैनिपुलेट कर सके. सो ऑल दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. आप उस पूरे डाटा को डिस्क्राइब कर देते हो, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड ग्रुप इज अ टर्म यूज्ड इन कंट्रोल्ड ग्रुप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो कुछ फैक्टर्स आपके कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल. तो जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं वो आपके हमेशा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडक्टिव लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम. इंडक्टिव लॉजिक जो आपका आता है वो किस पर्टिकुलर थिंग से आता है, किससे आता है? पर्टिकुलर टू जनरल. हमने यही क्वेश्चन किया था इंडक्शन. दैट इज योर ऑप्शन बी, पर्टिकुलर टू जनरल. नेक्स्ट वी हैव इज Which of the following is not a graphic representation? ग्राफ के थ्रू नहीं दिखाए. पाई चार्ट इज ऑल्सो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन मीन्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर के थ्रू दिखाना. पाई चार्ट येस, बार चार्ट येस, हिस्टोग्राम येस. टेबल्स आर नॉट graphic representation. They are just showing a numerical data contained in a set order. तो टेबल को हम यहाँ से ऑड वन आउट करेंगे. ऑप्शन सी के साथ वी विल गो. सो ये अभी आपके सारे रिसर्च के क्वेश्चंस थे. नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, डाटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. जो आप डाटा कलेक्ट करते हो अपनी रिसर्च कंडक्ट करने में और उस डाटा को कैसे यूज़ किया जाता है, उससे रिलेटेड जितने भी आपके यूजीसी नेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, हेयर दे आर. सो लेट्स बिगिन. क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इज एन एप्लीकेशन ऑफ. जब आपने जितने लोगों पर रिसर्च कंडक्ट करी है और उनको आप ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर डिवाइड कर रहे हो, तो ये स्केल क्या कहलाया जाएगा? वी विल नेम दिस स्केल एज ऑर्डिनल, नॉमिनल, इंटरवल और रेशो. इट्स नॉमिनल स्केल. जस्ट क्लासिफिकेशन करना सिर्फ एक फैक्टर पर, नॉमिनल. ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर, इंटरवल एंड जीरो ऑरिजिन आर साइमल्टेनियसली पोजेस्ड बाय. कैसे डेटा में ये सारी क्वालिटीज़ हैं? ऑर्डर भी होता है, इंटरवल्स भी होती हैं, जीरो ऑरिजिन. ऑल दीज आर अवेलेबल इन रेशियो डेटा. सो वी विल गो विद ऑप्शन सी, रेशियो डेटा. असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स टू द ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट देयर एट्रीब्यूट्स is known as nominal data. Again your option A is here. Next is in the case of classification of data, जो class होती है having its upper limit is treated as lower limit of next. Suppose कीजिए क्या होता है आपका like 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. तो जो इस क्लास की अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है. ऐसी सीरीज या ऐसी क्लासेस को हम क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड नहीं है, एक्सक्लूसिव क्लास. This is your exclusive class, right? Then we have next question. Process of arranging data into a new order means आपने उसको दोबारा से नए order में set कर दिया. That is manipulation of data. Option A. After then, when a data are classified only on the basis of descriptive characteristics means ऐसी characteristics जिनको सिर्फ आप describe कर सकते हो. Alright, जैसे for example आपने क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके वेट को एज पर मेजरमेंट नहीं डिस्क्राइब किया है कि इस स्टूडेंट का वेट 40 kgs है, इसका 45 है, इसका 35, बट आप किस वे में डिस्क्राइब कर रहे हो? हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, लाइक दिस. सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स. ये इनको हम क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, नॉट क्वांटिटेटिव बट क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. ओके, देन वी हैव नेक्स्ट the process of thoroughly checking the collected data to ensure optimal quality level. जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, क्या जो रिसर्च आप कंडक्ट करने वाले हो वहाँ पर वो मैच हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं वैलिडेशन. उसकी चेक करना, क्या वो वैलिडिटी उसकी है या नहीं है. अगर उसकी वैलिडिटी नहीं होगी, दैट इज ऑफ नो यूज. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन? का ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, बाकी सारे हैं. Identify the problem, okay. Test the hypothesis of relevant present problem. No, ये secondary data में नहीं होता है. Hypothesis हमेशा primary data का feature है, secondary का नहीं है. Option B यहाँ पर आपकी odd one out है. Then next is in a predominantly illiterate area में आप जाते हो, okay, जहाँ पर 10,000 लोगों की population है. Data आपने collect किया है just 10% of them.
मीन्स आपने कितने लोगों का डाटा कलेक्ट किया है वहाँ पे 1000 लोगों का आउट ऑफ 10,000. सो एप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर डाटा कलेक्शन क्या रहेगी, किस किस वे के थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हो. क्वेश्चन एयर तो कर ही नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन एयर के लिए जो पॉपुलेशन है दैट शुड बी एजुकेटेड वन. स्केड्यूल से नो, इंटरव्यू डायरेक्ट उनका इंटरव्यू लीजिए उन्हीं की लैंग्वेज में और उसको फिर अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कीजिए. ओके, देन वी हैव the arrangement of data rows and column is called tabulation. टेबल में जब हम टेबल में rows and column होते हैं हमारे, these are your columns, these are your rows, so this is tabulation. Then when the quantitative and qualitative data दोनों ही are arranged according to a single feature, सिर्फ उनमें एक feature है, तो tabulation will be according to one way. इसको हम one way बोलते हैं, एक single feature पर आपने classify किया है data को. Next, let's read both the statements and then we will find out which one is true and false. Statement 1, the heading or columns, heading for columns and rows are called caption and stub respectively. Columns की heading को हम caption बोलते हैं, rows को हम stub बोलते हैं. Correct. Sturt's rule is used to decide the nature of manifold classification. Correct. So we will go with both one and true statements are here true. Option B will be your correct. Now, after completing this data classification collection, we have now another topic that is sampling. ये भी आपका एक रिसर्च का ही पार्ट होता है. तो सैम्पलिंग से रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं. कुछ क्वेश्चन आपकी इस सेशन में मैं जस्ट फॉर द इंट्रो कर रही हूँ, बाकी जितने भी डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट के वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो. सो जस्ट डूइंग हियर दिस 4 to 5 क्वेश्चंस. द सैम्पल मीन इज अ, सैम्पल मीन क्या होता है? पैरामीटर, स्टैटिस्टिक, वेरिएबल या कांस्टेंट? इट्स अ स्टैटिस्टिक. ऑप्शन बी. देन द डिफरेंस बिटवीन सैम्पल स्टैटिस्टिक एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन. पैरामीटर, सैम्पल में जो आपने करेक्ट लिया है, जिस डेटा से आपने जो सैम्पल करेक्ट किया और जो पॉपुलेशन का था, उन दोनों के बीच के एरर को क्या बोलते हैं? मेजरमेंट एरर. Okay, so we call them sampling error. Option A will be correct, sampling error. Then if the population is heterogeneous, homogeneous population नहीं है, heterogeneous है, सबके characteristics अलग अलग हैं, which one of the following probability, तब आप यहाँ पर कौन सा probability distribution लोगे? ये बहुत ही ध्यान से आपने इसका आंसर देना है. कोटा, डबल, सिक्वेंशियल, स्ट्रेटिफाइड. स्ट्रेटिफाइड ही हेट्रोजीनियटी का एक फीचर है. मीन्स आप जो पॉपुलेशन है उनको एक डिफरेंट स्ट्राटाज में डिवाइड कर दीजिए, एक स्ट्राटा में सेम टाइप ऑफ पॉपुलेशन को डाल दीजिए, तो दैट विल बी योर ऑप्शन डी. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रैंडम मेथड ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन? एक तो रैंडम वे होता है, एक नॉन रैंडम. तो नॉन रैंडम का मीनिंग क्या होगा? क्लस्टर सैम्पलिंग में भी आप क्या कर देते हो? डिवाइड कर देते हो. सिस्टमैटिक में भी आप एक सिस्टम से चलते हो. स्ट्रेटाफाइड में भी ये होता है कि रैंडम सैम्पलिंग हो ही जाती है क्योंकि आप पहले उनको डिफरेंट स्ट्राटाज में डिवाइड करते हो. बट कोटा सैम्पलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता. कोटा सैम्पलिंग इज डिफरेंट. सो वी विल गो विद ऑप्शन बी, कोटा सैम्पलिंग. ये आपका नॉन रैंडम पॉपुलेशन सैम्पलिंग है. सो विद दिस आई एंड अप दिस सेशन. वी कवर्ड many questions regarding this topic. I hope you understood them. If you have any doubts, comment section में comment कर सकते हैं. आपके doubts मैं वहाँ पर दूर करूँगी. Continuity बनाकर रखिए. Keep watching. If you like the video, give a like, share and subscribe. Thank you.